हेलो स्टूडेंट्स, पावर प्लांट सब्जेक्ट का यूनिट 1 के रिमेनिंग टॉपिक को आज हम डिस्कस करते हैं। इसमें हमें आज साइकिल्स के बारे में स्टडी करनी है, जो थर्मोडायनेमिक साइकिल्स होती हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को पावर प्लांट की बेसिक वर्किंग क्या होती है, कैसे वर्क करता है, कंपोनेंट्स के बारे में बता चुका हूँ। यहाँ पर हमें दो साइकिल के बारे में स्टडी करनी है। एक है रैंकाइन साइकिल और दूसरा रीहीट साइकिल। देखिए, अगर इस इनिशियल लेवल पे या इंट्रोडक्शन लेवल पे हम बात करें साइकिल्स की, तो साइकिल्स थर्मोडायनेमिक साइकिल्स डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे बेसिक साइकिल होती है कार्नोट साइकिल। उसके बाद हम बात करते हैं एयर स्टैंडर्ड साइकिल, जिसके अंतर्गत ऑटो, डीजल और ड्यूल साइकिल आती हैं। ये जो साइकिल पढ़ रहे हैं हम रैंकाइन साइकिल, इसको हम वेपर पावर साइकिल बोलते हैं, जिसके अंतर्गत रीहीट, रीजनरेशन और रैंकाइन साइकिल आती है। इसके बाद पावर प्लांट साइकिल होता है, जिसमें ब्रेटॉन, रीहीट, रीजनरेटिव साइकिल होती हैं और साथ ही साथ एक रेफ्रिजरेशन साइकिल भी होती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी साइकिल्स थर्मोडायनेमिक टॉपिक के अंदर यूज़ होती हैं। मीन्स थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को अप्लाई करते हुए हम प्लांट्स में या कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के थ्रू उनको यूज़ करते हैं। तो इनमें किस तरह से ये साइकिल वर्क करती हैं ये जानना, और दूसरा इसका जो कि हम डायग्राम बनाते हैं प्रेशर और वॉल्यूम, पीएच, वॉल्यूम, प्रेशर डायग्राम, पीवी डायग्राम जिसको बोलते हैं, पीवी डायग्राम ड्रॉ करना और इसका बेसिक वर्किंग जानना, और इसका फ्लो डायग्राम, जो कि आपको फ्लो डायग्राम सामने दिख पा रहे हो, ये जानना आपको इम्पोर्टेंट होता है। एक दो बेसिक साइकिल, जैसे अगर आप रैंकाइन साइकिल का बेसिक फ्लो डायग्राम और साथ ही साथ इसका पीवी डायग्राम बनाना सीख जाते हो, तो रैंकाइन और रीहीट में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, आप उसको इजीली ड्रॉ कर सकते हो। और इसके साथ साथ इसमें पूछने क्वेश्चंस में आने लायक क्वेश्चन यही रहेगा कि इसके आप पीवी डायग्राम ड्रॉ करो, फ्लो डायग्राम ड्रॉ करो, और हर एक प्रोसेस के थ्रू, जैसे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1 किस तरह से प्रक्रिया होती है, कौन सी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रही है, उसको एक्सप्लेन करना के साथ ही साइकिल के टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। तो सबसे पहले रैंकाइन साइकिल में हम देखते हैं कि रैंकाइन साइकिल में क्या होता है। बॉयलर से स्टार्ट करें, बी स्टैंड फॉर बॉयलर। जैसे आपको पता है बॉयलर में क्या होता है, हीट एडिशन, मतलब बॉयलर में फ्लूइड एंटर करता है और जब बॉयलर से फ्लूइड आउट बाहर की ओर जाता है तो उस फ्लूइड का हीट इंक्रीज़ हो जाता है। अगर बॉयलर में कोई भी फ्लूइड है, वाटर है, हम उसको एंटर कराते हैं तो बॉयलर के जो बाहर साइड फ्लू गैसेस फ्लो होती हैं, जिसकी वजह से जो वाटर रहता है वो जब बाहर निकलता है तो वो स्टीम के फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाता है। मतलब ये तो हुई बॉयलर की बात। तो बॉयलर में या हम कह सकते हैं कि जो 4 से 1 प्रोसेस हो रही है, हीट इनपुट कर रही है, मतलब 1 मतलब क्या, बॉयलर से हीट निकली। अब बॉयलर से हीट निकली, वो किस प्रोसेस थ्रू निकलती है, हीट एडिशन हो रहा है, हीट में हम एडिशन करते हैं, हीट एडिशन। और ये जो प्रक्रिया होती है ये कांस्टेंट प्रेशर पर होती है। बॉयलर से जो हीट निकलती है कौन सी प्रोसेस के थ्रू होती है, कांस्टेंट प्रेशर। थर्मोडायनेमिक में आपने 5 टाइप की प्रोसेस पढ़ी होती हैं। एक होता है कांस्टेंट प्रेशर, जिसको बोलते हैं आइसोबारिक, कांस्टेंट वॉल्यूम आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, कांस्टेंट टेम्परेचर। एक होती है एडियाबैटिक, जिसको आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी बोलते हैं, और लास्ट होता है पॉलीट्रोपिक। तो जो आइसोबारिक प्रोसेस कहें या कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एडिशन होता है बॉयलर से जो हीट निकलती है। उसके बाद जब प्रोसेस 1 से 2, पॉइंट 1 से 2 में फ्लूइड टरबाइन में एंटर कर चुका होता है। देखिए, जो टरबाइन में एंटर करता है तो इस कंडीशन में क्या होता है,
1 से 2 में रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होती है। बॉयलर में हीट एडिशन हुआ कांस्टेंट प्रेशर पर, उसके बाद टरबाइन में कौन सी प्रोसेस होती है 1 से 2 के बीच, रिवर्सिबल एडियाबैटिक या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, हीट का कोई भी रिजेक्शन या सप्लाई नहीं होती है इस प्रोसेस के दौरान। इसमें एडियाबैटिकली हमको वर्क डन मिलता है, मतलब यहाँ पर ही हमको वर्क डन मिलता है। जो हम हीट इनपुट देंगे, जितना हमने हीट इनपुट दिया उस हीट इनपुट से हमको कुछ वर्क आउटपुट मिलता है। वो वर्क आउटपुट करके कौन देता है, टरबाइन देता है। सबसे पहली प्रोसेस हुई हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पर, उसके बाद हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर, सेकेंड पॉइंट एडियाबैटिक वर्क डन मिलता है हमको। उसके बाद 2 से 3 आप देख पा रहे हो डायग्राम में, 2 से 3 में क्या होता है, इतने पार्ट्स में हीट रिजेक्ट होती है। हीट रिजेक्शन मतलब हीट सिस्टम से बाहर रिमूव होती है। जो काम कंडेंसर करता है, मतलब जो बॉयलर से या जो स्टीम रहती है वो स्टीम का काम हो जाता है, और जो स्टीम रिमूव हो जाती है, मतलब जितने से वर्क डन मिल गया, उसके बाद जो स्टीम होती है वो कंडेंसर में आती है, और यहाँ से कंडेंसर क्या करता है, कूलिंग प्रोसेस करता है, यानी ठंडा करता है, स्टीम को ठंडा करता है, जिससे उसका टेम्परेचर कम हो जाता है और हीट रिजेक्ट होती है। मतलब स्टीम में से हीट को रिमूव किया जाता है ताकि वो वापस से कूल होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर जो हीट रिजेक्शन प्रोसेस होती है वो भी होती है कांस्टेंट प्रेशर पे, या बोल सकते हो कांस्टेंट प्रेशर को हम बोल सकते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। मींस आइसोबारिक हीट रिजेक्शन प्रोसेस होती है कंडेंसर में। किसके बाद, टरबाइन के वर्क डन के बाद। सबसे पहले बॉयलर के थ्रू हीट एडिशन, टरबाइन में एडियाबैटिकली वर्क डन, उसके बाद टरबाइन के बाद कंप्रेशर में आइसोबारिक हीट रिजेक्शन। उसके बाद पंप में क्या होता है, पंप में हम वर्क करते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम, मीन्स यहाँ पर एडियाबैटिकली वर्क डन किया जाता है, और वापस से जो वाटर रहता है, यहाँ से जो वाटर जाएगा उस वाटर को वापस से हम बॉयलर के अंदर इंटर करा देते हैं। बॉयलर के अंदर इंटर करा देंगे, फिर वही प्रक्रिया चालू। बॉयलर के बाहर फ्लू गैसेस आएंगी, जो कि फ्लू गैसेस बहुत ही हाई टेम्परेचर की गैसेस रहती हैं, वो सुपर हीटर से होके आती हैं। तो इन वाटर को वापस से स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ से फिर ये जो यहाँ पर जो टेम्परेचर हाई होता है या हीट सप्लाई होती है यहाँ पर, वो आइसोबारिक हीट एडिशन प्रोसेस होती है। वापस से यहाँ से हीट निकलेगी, हीट इनपुट मिलेगा, उसके बाद हाई काइनेटिक एनर्जी से स्टीम टरबाइन के ब्लेड्स पे स्ट्राइक करती हैं, वापस से यहाँ से हमको वर्क डन मिलता है, और जो उसके बाद जो स्टीम की कूलिंग प्रोसेस यहाँ होती है, वाटर बनता है, वापस से वाटर पंप जाता है, पंप के थ्रू वापस से बॉयलर में एंट्री। तो ये प्रक्रिया इस तरह से पूरी चलती रहती है। तो ये तो पूरी प्रक्रिया के फॉर्म में हो गया। आप चाहो तो इसको 4 to 1, 1 to 2, 2 से थ्रू इस फॉर्म में आप समझा सकते हो कि 1 से 2 में कौन सी प्रोसेस हुई, टरबाइन में ये प्रोसेस हुआ, 2 से 3 में ये हुआ, 3 से 4 में हुआ, 4 से 1 में ये हुआ। तो इस तरह से आप अलग अलग प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकते, और साथ ही साथ ये फ्लो डायग्राम आपको बनाना होता है। ये पूरी वर्किंग हो गई रैंकाइन साइकिल की। रैंकाइन साइकिल के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट्स बात है लिखी हुई है, जैसे कि विलियम जॉन रैंकाइन ने इस साइकिल की डिस्कवरी की थी, या इस साइकिल के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, बताया था सबसे पहले इन्होंने ही, इसलिए इनके नाम पे ये साइकिल का नाम रैंकाइन साइकिल पड़ा। और जो कि मैं आपको 4 बातें डायग्राम में समझा चुका हूँ, वही 4 बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि बॉयलर क्या करता है, कांस्टेंट प्रेशर पे स्टीम को प्रोड्यूस करता है, हीट एडिशन प्रोसेस होती है। उसके बाद टरबाइन में क्या होता है, टरबाइन में आइसेंट्रोपिकली वर्क डन होता है, या हम इसको आइसेंट्रोपिकली या फिर एडियाबैटिक
हिंदी में जिसको रुद्धोष्म प्रक्रम भी बोला जाता है। आप लोग ने पढ़ा होगा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, हिंदी में एडियाबैटिक को रुद्धोष्म प्रक्रम के नाम से जाना जाता है। टरबाइन में हमको वर्क डन मिलता है, उसके बाद कंडेंसर में कूलिंग प्रोसेस होती है, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट को रिजेक्ट किया जाता है। और उसके बाद पंप जो कि क्या करता है, वाटर को वापस से स्टीम वाटर को बॉयलर तक पहुंचाता है, और यहाँ पर बॉयलर में वाटर वापस से स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चार इम्पोर्टेंट टर्म, बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर और पंप, जो कि यूज़ होते हैं हमारे इस साइकिल के अंदर। ये भी वही डायग्राम के फॉर्म में दिया हुआ है आपका। जैसे यहाँ पर ये आपका क्या बोलना चाहिए, बॉयलर है। बॉयलर से टरबाइन में स्टीम इंटर करती है, यहाँ से हमको वर्क डन मिलता है, और यहाँ पर कंडेंसर लगा हुआ है। कंडेंसर के बाद पंप लगा हुआ है, पंप के बाद वापस से वाटर बॉयलर में जाएगा, वाटर से स्टीम में कन्वर्ट होगा, यहाँ से वापस से स्टीम टरबाइन पे ब्लेड्स पे स्ट्राइक करेगी, यहाँ से हमको हमारा वर्क डन मिलता है, और जो बाकी जो रिमेनिंग स्टीम रहती है वापस से कंडेंसर में आती है, कंडेंसर से कूलिंग प्रोसेस होकर ये प्रक्रिया मतलब कुल मिला के इस तरह से चलती रहती है। आप चाहें तो इस फॉर्म में फ्लो डायग्राम बना सकते हैं, अदरवाइज़ जो इनिशियल में मैंने बताया वो डायग्राम बना सकते हैं। ये इसका पीवी डायग्राम है जिसकी मैं आपको बात कर रहा था। पीवी डायग्राम आपको कुछ इस तरह से बनाना है कि यहाँ जो Q1 है, ये Q1 आपका वही है कांस्टेंट। देखिए यहाँ पर ये वाली लाइन P को डिनोट कर रही है, ये वाली लाइन V को डिनोट कर रही है। तो देखिए ये कंप्लीट लाइन है, ये प्रेशर की लाइन है, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एडिशन होता है। ये जो WT मिल रहा है वो आपको वर्क आउटपुट मिल रहा है, यहाँ से हीट रिजेक्ट हो रही है, मतलब ये पार्ट आपका कंडेंसर का हो गया और ये पार्ट आपका वर्क का हो गया। तो इस फॉर्म में आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, पीवी डायग्राम, किसके लिए, रैंकाइन साइकिल के लिए। और आपके एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज़ का आउटपुट अपॉन इनपुट। इनपुट क्या, हम कितना हमने हीट इनपुट दिया, यही आपका इनपुट हो गया। और आउटपुट क्या हो गया, आउटपुट मतलब W नेट, मतलब नेट वर्क आउटपुट। तो नेट वर्क आउटपुट, इतना आउटपुट हमको मिलता है लेकिन इतना वर्क हमको करना पड़ता है। तो इतना हमें आउटपुट मिला और इतना हमको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। तो मतलब जैसे मान लो हमको 100 का आउटपुट मिला, मतलब 10 तो हमको करना पड़ रहा है। पंप के थ्रू हम सिस्टम में वर्क करते हैं और टरबाइन के थ्रू हमको आउटपुट मिलता है। तो ये हमको आउटपुट मिल रहा है, बट ये हम खुद से सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं। तो ये 100 माइनस 90 करने से, मतलब WT माइनस WP करने से हमको नेट वर्क आउटपुट मिल जाता है। तो इस तरह से आप चाहें तो सिंपली फार्मूला के फॉर्म में ये वाला फार्मूला बता सकते हैं कि टरबाइन वर्क और पंप वर्क माइनस करके डिवाइड बाय हीट इनपुट से आपको एफिशिएंसी मिल जाएगी। ये H1 H2 आपके एंथैल्पी की नोटेशन है, जो कि आप चाहें तो इनको भी लिख के बता सकते हैं, अदरवाइज़ ये वाला फार्मूला का एफिशिएंसी फार्मूला होता है। इसके बाद करते हैं हम रीहीटिंग की। तो रीहीट साइकिल में क्या होता है कि जो टरबाइन में एक बार, शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा दूँ रीहीट के बारे में, टरबाइन में जो स्टीम एक बार एंटर कर जाती है, हम कंपेयर करें इसको अगर लास्ट की हमारी रीहीट रैंकाइन साइकिल से, तो इस साइकिल में क्या होता है, रैंकाइन साइकिल में जो एक बार जो स्टीम थी वो आपकी टरबाइन में एंटर कर गई थी, उसके बाद वो कंडेंसर में चली जाती है। लेकिन इस प्रोसेस में रीहीटिंग में क्या होता है कि जो स्टीम टरबाइन में जाती है और हमको वर्क आउटपुट दे दिया, उस स्टीम को वापस से एक बार एक और रीहीटर में प्रोड्यूस कराया जाता है और वापस से उसको रीहीट करके फिर से टरबाइन में एंटर कराया जाता है। उसके बाद फिर से हमको थोड़ा और हमारा वर्क जो आउटपुट रहता है वो बढ़ जाता है। इसके बाद उस स्टीम को कंडेंसर में इनपुट कराया जाता है। मतलब यहाँ पर जो टरबाइन वर्क होता है हमको मैक्सिमम मिलता है। पहले के कंपेयर में जो रैंकाइन से हमको जो आउटपुट मिल रहा था, यहाँ पर वर्क आउटपुट हमको ज़्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने एक बार तो स्टीम को एंटर कराया टरबाइन पर, उसके बाद डायरेक्ट उसको कंडेंसर में ना भेज के उसको एक बार रीहीटर में भेज दिया, रीहीट करने के लिए वापस से भेज दिया, वापस से रीहीट करके मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ा के एक बार और वापस से वो टरबाइन में आती है, उसके बाद वो कंडेंसर में जाती है, जिससे हमारा वर्क आउटपुट बढ़ जाता है। तो इसकी प्रक्रिया
ऑलमोस्ट तो रैंकाइन के बराबर होती है, बस इसमें आप एक लाइन एक्स्ट्रा बीच में ऐड कर सकते हैं कि जो स्टीम रहती है वो बॉयलर से टरबाइन में आती है, उसके बाद टरबाइन में वापस से उसको रीहीट किया जाता है, हाई टेम्परेचर वापस से वो आती है टरबाइन पर, और टरबाइन पर आने के बाद फिर उसका कूलिंग या कंडेंसिंग प्रोसेस होता है, जिसके बाद वो वाटर में कन्वर्ट होती है, पंप में जाती है, पंप के थ्रू हम इसको वापस से बॉयलर में एंटर कराते हैं, बॉयलर में फिर स्टीम में कन्वर्ट होती है, स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद टरबाइन में जाएगी, और टरबाइन से एक बार हम उसको और वापस रीहीट करा के टरबाइन में लाते हैं, और फिर उसकी कंडेंसर में वो स्टीम जाती है, फिर उसकी कूलिंग प्रोसेस होती है। इस तरह से मतलब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये आपका ऐड हो जाता है रीहीटिंग के अंदर। बाकी जो बॉयलर, पंप, टरबाइन, कंडेंसर का वर्क था वो लगभग सेम रहता है। तो इस प्रोसेस में एक्स्ट्रा आपको याद रखना है कि पर्पस ऑफ रीहीटिंग क्या है। पर्पस ऑफ रीहीटिंग यही होता है, या आप कह सकते हैं हिंदी में इसको कि रीहीटिंग कराने का कारण या उद्देश्य क्या होता है, या ऑब्जेक्टिव लक्ष्य क्या है, क्यों हम कर रहे हैं। तो उसके पीछे वजह यही होती है कि जो स्टीम होती है एक बार यूज़ कर लेने के बाद वापस से हम उसको रीहीट करके टरबाइन में दोबारा यूज कर सकते हैं, उसके बाद उसको कूलिंग प्रोसेस के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये इसका डायग्राम है। जो लास्ट टाइम आपने पीवी डायग्राम बनाया था उसमें ये था कि एक बार ये जाती है उसके बाद डायरेक्ट नीचे आ जा रहा था, बट इसमें क्या होता है कि हम एक बार जो हीट एडिशन होता है और टरबाइन में हमको वर्क मिलता है, मतलब इतने अमाउंट में वर्क मिला, वापस से हम उसको रीहीट कराते हैं और इतने अमाउंट का सेकेंडरी मतलब दूसरी बार हमको वर्क आउटपुट मिल जाता है। मतलब कहें एक बार WT1 मतलब फर्स्ट टाइम में WT1 टरबाइन के द्वारा हमको वर्क मिला, और WT2 मतलब सेकेंड टाइम मतलब आफ्टर रीहीट करने के बाद हमको और एक्स्ट्रा अमाउंट में वर्क आउटपुट मिल जाता है। ये पर्पस होता है हमारा रीहीट करने का। तो देखिए जैसे कि इसमें ये लगा हुआ है, एक टरबाइन लगा हुआ है, दूसरा टरबाइन लगा हुआ है। बॉयलर से एक बार बॉयलर में एक बार हीटिंग के बाद जो स्टीम आती है उसको वापस से हम रीहीट करके सेकेंड बार टरबाइन में भेजते हैं और सेकेंड बार आउटपुट लेते हैं। उसके बाद हम उसको कंडेंसर के थ्रू कूलिंग प्रोसेस अप्लाई करते हैं। ये होती है रीहीट साइकिल। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट तो आपकी रैंकाइन साइकिल ही है। बाकी अगर रीहीट साइकिल का भी आ जाए तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, या कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाए, या फिर आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि जो डिफरेंट टाइप्स की साइकिल्स यूज होती हैं, वेपर पावर साइकिल या जो रैंकाइन साइकिल के साथ साथ रीहीट साइकिल, उसको कंपैरिजन फॉर्म में बताइए, या फिर दोनों साइकिल आपको पूछ लिया कि रैंकाइन भी एक्सप्लेन कीजिए, रीहीट भी एक्सप्लेन कीजिए, तो आप रैंकाइन को डिटेल में एक्सप्लेन करके रीहीट का डायग्राम शो करके नॉर्मली सिंपली फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अदरवाइज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट आपका रैंकाइन साइकिल ही है, जो मैंने आपका ऊपर एक्सप्लेन किया। बस उसी में बीच में एक दो लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर देने से आपका रीहीट साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।